पाकिस्तान की मईशत सरमायाकारी पे बहुत बड़ा इन्हिसार है इसका, और इसी हवाले से मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप क्या देख रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, क्या उसके नतीजे में कुछ ऐसी टेंजिबल फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी के आसार पैदा हुए हैं? क्योंकि हम देखते रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब से भी यहाँ पे वफूद आए, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो 5 मरतबा मिले हैं सऊदी फरमानरवाज से। तो क्या देख रहे हैं आप कि टेंजिबल कुछ चीज़ आ रही है या आनिया जानिया है? या सर, प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे ज़रूर कामयाब होते हैं, खुदा न खास्ता ये तो नहीं हो सकता कि कामयाब ना हो। और हमारे हर वज़ीर आज़म के दौरे पर, ना सिर्फ शहबाज शरीफ के, हमको ऐसा लगता है कि अब 10 बिलियन डॉलर आए, अब 10 बिलियन डॉलर आए। लेकिन पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पे आप देखें तो साल के 2 बिलियन डॉलर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है। कुछ अमेरिका से आते हैं, कुछ इस कंपनी से आते हैं, कुछ उस कंपनी से आते हैं। ये भी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आज, जैसे मैंने पहले गुजारिश करी, खत्ते की महंगी तरीन बिजली है। जिन ममालिक से आप कम्पीट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उन सब से आपकी महंगी बिजली है, उन सब से आपकी महंगी गैस है, उन सब से आपका ज़्यादा टैक्स है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लैंड वगैरह ख़रीदना पाकिस्तान में जो इतना आसान नहीं है। ये नहीं कि पैसे दिए लैंड लिया और रजिस्टर करा दिया, उसमें भी मसाइल होते हैं। लैंड भी महंगा है, आपकी पॉलिसीज़ के अंदर भी तब्दीलियाँ होती हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। पाकिस्तान में $1 भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता जो पाकिस्तान में कोई मसनूआत बनाकर बरामदात के लिए हो। पाकिस्तान में सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट आता है जो पाकिस्तानियों को बेचना है। यानी कि 2000 के पहले दहाई के अंदर हमारे पास मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने बड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन उनको पाकिस्तान को बेचना था। अब हम कभी बात सुनते हैं कि आरामको यहाँ पे रिफाइनरी डालेगी, लेकिन वो पाकिस्तानियों को ही बेचेगी, और जो कंसेशंस मांग रही है वो कंसेशंस हम देंगे तो शायद बेहतर है कि वो ना ही आएँ। अभी हमने सुना है कि कोई मुर्गी फ्राइड चिकन बेचने वाली कोई एक और फ्रेंचाइज आने लगी है। ये आरामको को कंसेशंस के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे मज़ीद? वो ये होता है कि पाकिस्तान में जब आप रिफ़ाइंड पेट्रोल करते हैं, और तो दुनिया से जो रिफ़ाइंड पेट्रोल आता है तो उसके ऊपर की ड्यूटी लगती है। आप जब यहाँ पे लेके आते हैं तो ड्यूटी नहीं लगती जब आप क्रूड लेके आते हैं। तो अगर आप ड्यूटी डिफरेंशियल इतना कर देते हैं तो उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं कि भाई हम तुमको 10% प्रोटेक्शन, 15% प्रोटेक्शन देंगे, जिसकी वजह से फाइनल कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो कॉस्ट में और आप बेयर करते हैं। तो आराम को ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उनको 30-35% या 25% जो भी रिटर्न चाहिए होता है, तो उस रिटर्न को करने के लिए आपको यहाँ पे उनको कंसेशंस देने पड़ते हैं। ये बहुत सारी कंपनियाँ मांगती हैं दुनिया भर में। लेकिन आरामको के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? अभी तो ये हुई नहीं है डील, लेकिन जब आएगी तो सामने आएगी। लेकिन जो मुझे पता है कि जो कंसेशंस वो मांग रहे थे, वो कंसेशंस थोड़े से ज़्यादा थे कि उसमें ज़रूरी नहीं था कि हमारे लिए वायबल होता वो। ये हम अक्सर ही कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे बिजली के अंदर भी हमने ऐसे कंसेशंस दिए हुए हैं कि जो हमारे लिए वायबल नहीं है, और डीम ड्यूटी के पैसे मिलते हैं। बहरहाल वो थोड़ी सी फिर बाद में पता चलता है, बहुत लेट। अच्छा, एनीवे, सो गुजारिश ये है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में वही इन्वेस्टमेंट आती है जो पाकिस्तानियों को बेचनी होती है। पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट नहीं आती कि जो हम यहाँ बना के बाहर ले एक्सपोर्ट कर लें। वैसी एक्सपोर्ट मिसाल के तौर पर वियतनाम में बहुत आती है। अब पाकिस्तान और वियतनाम का 1990 में एक्सपोर्ट बराबर था। आज उनका एक्सपोर्ट जो है वो 370 अरब डॉलर है, हमारा तकरीबन 30 अरब डॉलर है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे कर लें कि जिसमें कोई पाकिस्तान अट्रैक्टिव हो जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट तब नहीं आएगी जब आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके फ़ौजी एहलकार जो हैं वो जाके सऊदी अरब के फरमारवा से या दीगर लोगों से पैसे मांग के उनको कहें कि इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब एक रैंडम कंपनी अंग्रेज़ की ब्रिटेन में या कोरिया में या मलेशिया में हालात देख के बोलेगी यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लो। और वो हमको यहाँ पे हालात पैदा नहीं कर रहे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जाके उसको बोलें यार शेख साहब थोड़े से डाल दो। आपने SIFC का कोई जिक्र नहीं किया? आपने पूछा नहीं सर, तो मैं अब पूछ लेता हूँ। पूछिए। SIFC सर, अगर SIFC का अगर काम यहाँ पे पाकिस्तान में होना चाहिए, तो मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में तो कम होता है, बस बाहर कर तो SIFC को पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए, ना कि कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की चीज़ों को बाहर बेचने की कोशिश करे। वो उसमें सूद नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर हुकूमत को हेल्प कर सकते हैं, अगर आप दीगर चीज़ों में हुकूमत की हेल्प करते हैं, धरना हटाने में वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं अगर आप, कि आप कहें कि नहीं यार देखो ये पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो अखराजात हुकूमत के कम करें।
पाकिस्तान के अंदर आप NFC अवार्ड को रीफिगर करें ताकि फेडरल टैक्सेशन कम हो सके। पाकिस्तान के अंदर आप कुछ सूबे वजारतें जो हैं वो डिवॉल्व करें ताकि वफाक के अखराजात कम हों। अगर आप ये चीज़ें कर लें, पाकिस्तान में बच्चे 10 में से 8 बच्चे पाकिस्तान में 10 साल की उम्र के 2 जुमले नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप वो ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो SIFC अगर ये फंडामेंटल चीज़ों पे जोर दे तो ज़्यादा ज़रूरी है एज अपोज टू। फंडामेंटल में तो बहुत ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, फिर शॉर्ट टर्म में SIFC क्या कर सकती है, क्योंकि टाइम भी तो थोड़ा होता है ना। किस चीज़ का टाइम थोड़ा है? मतलब 5 साल या 2 साल या 3 साल क्या है, मतलब कि उसके अंदर क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में SIFC के क्या कर सकते? सर SIFC कहीं नहीं जा रही। अच्छा, तो फिर जल्दी क्या है? अच्छा, शहबाज साहब थोड़ी है कि चले जाएंगे SIFC नहीं मतलब 1 2 3 कोई एक। मैं अब भी ये समझता हूँ कि NFC अवार्ड जब तक ठीक नहीं होता, प्राइवेटाइजेशन जब तक नहीं होती, हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा नहीं होता, वफाक की वजारतें डिवॉल्व नहीं होती सूबों की तरफ, और सच्ची बात यह है कि जब तक 36 हमारे जो पाकिस्तान में डिवीजन्स हैं, 36-37 जो भी डिवीजन्स हैं, उनके यहाँ पावर डिवॉल्व नहीं करा जाता, तालीम, सेहत, पुलिसिंग वगैरह, जब तक पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को अभी तक चेंज नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक गलत इक्विलिब्रियम में फंस गए, हमको फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपनी सिम चेंज करने के लिए, वरना यहीं फंसे रहेंगे। ये आप कह रहे हैं सिम भी ठीक नहीं है अभी तक? बिल्कुल बुरा सिमत है। शहबाज राना साहब, ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम देखते आए हैं कि बहुत सारे बैरून मुल्क के वफूद पाकिस्तान भी आए, जिनमें ख़ास तौर पे बार बार सऊदी दोस्तों का, भाइयों का जिक्र आता है, चाइनीज़ का भी जिक्र आता है, बहुत सारे मुफाहमती याददाश्तें भी दस्तखत होती हैं और कई कई घंटे टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। तो अगली तौर पे वो मुफाहमतें जो हैं वो कितनी मजबूत बुनियादों पर हैं, और फिर हमारी याददाश्त भी जो है कुछ कमज़ोर नहीं होती जा रही? इससे पहले भी बहुत सारे MOU साइन हुए थे, उनका फॉलो अप नहीं होता। तो ये जो MOUs हम देख रहे हैं साइन होते हैं, अमली तौर पर क्या सूरत हाल है इस वक्त तक? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये जो मुफाहमती याददाश्त है ना, ये ऐसे ही है जैसे अभी आपके प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ के कहें कि मतीउल्लाह जान साहब मैं आपको हर महीने 5 चॉकलेट के डिब्बे जो है आपके घर भेजूंगा। तो ये उन्होंने एक वादा कर लिया, अब ये लीगली बाइंडिंग वादा नहीं है उनका। ठीक है, अब ये इस वादे की कोई हैसियत नहीं है। वो 1 डिब्बा भेज दें, वो 5 भेज दें, ना भेजें, उनके ऊपर कोई इसके ब्रीच के ऊपर कोई उनके ऊपर पेनल्टी नहीं है। हम जब बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं ना किसी दूसरे मुल्क को कि जी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, एटलीस्ट कुछ इंटेंशन आप अपनी शो कर दें, तो वो हमें खुश करने के लिए एक मुफाहमती याददाश्त जो है वो दस्तखत कर दें। समटाइम्स ये मुफाहमती याददाश्तें जो होती हैं वो सीरियस नेचर की भी होती हैं, जैसे CPEC के इब्तदाई दौर में कुछ हुए थे MOUs, और फिर बाद में वो कंक्रीट एग्रीमेंट्स में जो है वो ट्रांसलेट हो गए। अब ये तो है एक ओवरऑल चीज। पाकिस्तान की अगर हम देखें ना इस वक्त जो सूरत हाल है, खासतौर पर आपने SIFC का जिक्र किया। अब SIFC जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिफ्ता इस्माइल साहब, ये है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, कि ये एक ऐसा इदारा बना है जिसने सरमायाकारी को फैसिलिटेट करना है। ये इसका ओरिजिनल मैंडेट था। आप कानून उठा के देख लें, इसका जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कानून में अमेंडमेंट करके इसको एक लीगल कवर दिया गया, और उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन हुआ था गालिबन 16 जून 2023 का वो नोटिफिकेशन था। इसके 5 एरियाज डिफाइन थे जहां पे इसने गैर मुल्की सरमायाकारी लेके आनी, और जो SIFC की उस वक्त जो इंटेंशंस थी जब ये स्टार्ट हुई है, और शुरू के इसके जो चंद माह के जो काम थे, उसमें वाकई एक सीरियसनेस नजर आ रही थी। SIFC और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये कुछ ना कुछ निज़ाम चल पड़े, गैर मुल्की सरमायाकारी आ जाए। यही वजह है कि आपको उस दौर में 60-70 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का सुनना आपने बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद क्या, ये जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है ना, मिफ्ता साहब इनको डील कर चुके हैं, ये ऐसी खूबसूरती से आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है, आप अफगानिस्तान क्रॉस कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जाना अपने पेशावर होता है, आपको अफगानिस्तान ले जाती है। मैंने SIFC के एजेंडाज देखे हैं, मीटिंग के जो एजेंडाज हैं, कैन यू इमेजिन कि SIFC की एक मीटिंग की एक दफा गालिबन 139 या 147 एजेंडा आइटम्स थे एक मीटिंग के। अब मुझे बताइए दुनिया का कौन सा फोरम है जिसके ऊपर 147 एजेंडा आइटम्स होते हैं और वो बैठी हुई है 5-6 घंटे के लिए, कभी 10-10 घंटे के लिए बैठी हुई है। ये ब्यूरोक्रेसी ने हर दुनिया की चीज SIFC के खाते में डाल दी। अभी जो मिफ्ता साहब भी कह रहे थे वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उनका एक ही मकसद था कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाना। मैं आजकल उनके SIFC के जो एक सेक्रेटरी है उनके ट्वीट पढ़ के मैं बड़ा हंसता हूँ, और कभी मुझे शरारत भी सूझता है कि उनको मैं कमेंट कर दूं, मैं नहीं करता, मैंने बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं।
वो पाकिस्तान में कोई भी काम होता है ना, किसी वजह से भी वो SIFC के क्रेडिट पे डाल देते हैं। जिस काम के लिए SIFC बनी है उसका $1 भी अभी तक लेके नहीं हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए ऐसा होता क्यों है। हमने CPEC के एग्रीमेंट साइन किए, हाईएस्ट लेवल की कमिटमेंट आई चीन से और पाकिस्तान से, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको बैक किया। आज हम कहां खड़े हुए हैं, CPEC के जो एनर्जी एग्रीमेंट्स हैं हम उसकी वायलेशन में हैं। हमने उनके को तकरीबन कभी $1.5 अरब देना होता है, कभी $2.25 अरब देना होता है। जो हमने उनसे बिजली खरीदी उसके पैसे नहीं दे रहे। मेरी जब खुद इनसे बात हुई फाइनेंस वालों से और एनर्जी वालों से, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। उन्होंने कहा जी बाकी IPPs के भी तो देने हैं, इनके भी दे देंगे तो क्या होगा। बाकी IPPs में और चाइनीज IPPs में एक फर्क है, आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दी हुई है, और फिर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी कोई फॉलो अप नहीं है। जो इकोनॉमिक जोन्स बनने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का वो तो देखिए वो गलती पाकिस्तान की थी, और ये PMLN के पहले टाइम पे शुरू हो गई थी। हमने एज अ कंट्री, एज अ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने कुछ कमिट किया था चाइनीज इन्वेस्टर्स को कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, आप यहाँ आ जाए, हम आपको फ्रेट सब्सिडी देंगे, हम आपको सस्ते कर्जे देंगे, सस्ते प्लॉट्स देंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सब्सिडी देंगे जब आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे रिलोकेट करेंगे। हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने उनको सिर्फ वादे किए, उनको लारे लगाए। तो चाइनीज आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे। चाइनीज अपनी जो इंडस्ट्री ने रिलोकेट करनी है वो इंडिया कर रहे हैं, इंडिया शायद इतनी नहीं कर रहे, वो वियतनाम कर रहे हैं, बांग्लादेश कर रहे हैं। और फिर हमने कहा था कि जी हम एक ट्रांजिट रूट बन जाएंगे दुनिया के लिए, चाइना को हम एक रास्ता देंगे। हमने कुछ नहीं किया। चीन ने अक्टूबर में डायरेक्ट ट्रेन चला दी है चाइना से अफगानिस्तान को। अगर कोई ये समझता था कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, हमारे बगैर सेंट्रल एशिया तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो चीज भी खत्म हो गई है। चाइना से डायरेक्ट कार्गो ट्रेन चल चुकी है अफगानिस्तान के लिए, ठीक है।